चलो एक ये बहुत ही प्रोमिनेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की चर्चा आज करेंगे और यही थ्योरी आज तक हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें झलकता है। ठीक है, एक्सर ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसी को हम लोग कहते हैं मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, यही मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है। मैंने दो थ्योरी से पहले डिस्कस किया था, जिसका एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट एडवांटेज और रिकार्डो का कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वो दोनों को ट्रीट किया जाता है या इंक्लूड रखा जाता है कहाँ पर, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बट ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है। और इसको सबसे पहले देखो, इसमें भी थोड़ी सी कहानी है। सबसे पहले इसमें आया था माने टू प्रोमिनेंट स्वीडिश इकोनॉमिक्स थे। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा कहानी सुनते हुए हम लोग सीखेंगे, कुछ चीज़ इंटरेस्टिंग होगा हमारे। एक ओहली हैक्सर, ठीक है, ये सब नोट्स में नहीं मिलेगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ फर्दर मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये अपना रिसर्च पेपर किया था उससे पहले स्वीडिश का, इसी का एक जो डिसाइपल जिसको चेला कहते हैं उसका नाम था बर्टिल, ठीक है, ओहलिन। उन्होंने ठीक है, उन्होंने रिसर्च जो प्रेजेंट किया, ठीक है, इसी का आगे ये गुरुजी थे, ये इनका चेला था। दोनों डिफरेंसेस है, पीरियड टाइमलाइन में डिफरेंसेस है। ये 30 साल 40 साल के बाद कब है, मैं एग्जैक्ट डेटों में याद नहीं, इन्होंने प्रेजेंट किया था और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिला था। इसीलिए इस दोनों थ्योरी को हैक्सर ओहलिन थ्योरी, जिसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बात यहाँ नहीं रुकी, इसके बाद एक और नोबेल लॉरियट के द्वारा इस थ्योरी को मॉडिफाइड किया गया है। इसमें नाम आपका आता है पॉल सैमुअल्सन, ठीक है, पॉल सैमुअल्सन। और इनके साथ एक बार थे रोनाल्ड जेवंस, ठीक है, रोनाल्ड, ठीक है, जेवंस, ठीक है, रोनाल्ड जोन्स, ठीक है। इन दोनों के द्वारा भी इस थ्योरी को कुछ मॉडिफाइड किया गया है। ठीक है, तो इस मॉडल में जो ट्रेड होता है, पहला बात इसका 4 वर्जन है, मैं चारों वर्जन में बताऊंगा बाद में। इसमें जो ट्रेड का जो कारण है दो देशों के बीच में, जो सबसे प्रमुख कारण है डिफरेंसेस इन रिलेटिव फैक्टर इंडोमेंट। अब रिलेटिव फैक्टर इंडोमेंट का मतलब हो गया कि एक देश में कुछ फैक्टर, जैसे कैपिटल ज़्यादा है तो दूसरा देश में शायद लेबर ज़्यादा है। यहाँ पर दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कंसीडर किया गया है, जबकि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, चाहे रिकार्डो को, एडम स्मिथ को, वहाँ सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ लेबर का किया गया है। यहाँ पर एल के यानी लेबर और कैपिटल दोनों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब इसको कह सकते हो कि ये एक जनरल थ्योरी है, ये एक थ्योरी ऑफ लॉन्ग टर्म जनरल इक्विलिब्रियम है, जिसमें दो फैक्टर और मोबाइल है बिटवीन सेक्टर। माने दो फैक्टर, अब मतलब दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और मोबाइल है, एक दूसरे जगह जा सकते हैं विदिन अ सेक्टर, विदिन अ कंट्री, नॉट इंटरनेशनल मूवमेंट हो रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसमें इन्वॉल्विंग द जो भी है। तो यहाँ पर ये जनरल, ये कह सकते हैं लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम है। मतलब लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि एक सेक्टर में जहाँ ज़्यादा है कोई भी फैक्टर, वहाँ से जाके दूसरे सेक्टर में चला जाएगा। इस मॉडल के 4 वर्जन है, चारों वर्जन को मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं एजम्पशन में आऊँगा। 4 वर्जन है, हम लोग देखते हैं कौन कौन सा वर्जन है। तो इसमें 2 नोबेल लॉरियट जो इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम आता है, सैमुअल्सन और ओहलिन। हैक्सर को मिला था कि नहीं, हम उस समय जिंदा थे कि नहीं। इसका पहला मॉडल है आपका हैक्सर ओहलिन, ठीक है, थ्योरी या थ्योरम भी कह सकते हो। पहला है जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस क्लास में डिस्कस होगा। दूसरा है स्टोल्पर सैमुअल्सन थ्योरम, ये दूसरा वर्जन है। तीसरा वर्जन है इसका फैक्टर प्राइस इक्विलिब्रियम, फैक्टर
प्राइस, ठीक है, इक्वलाइजेशन थ्योरी, यहाँ पर फैक्टर और प्राइस का दोनों का इक्वलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, इक्वलाइजेशन थ्योरी। एंड चौथा जो मतलब मोस्ट रिसेंट है रिबजिंस्की थ्योरम। ये चार है आपके। इसके बाद इसका मॉडर्न भी किया गया है लियोनटीफ वगैरह के द्वारा। तो ये 4 वर्जन इसका माना जाता है। चारों वर्जन में आज पहला वर्जन की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, एज़र-रोहलिन थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं एजम्पशन बताऊंगा, उसके बाद थ्योरी का स्टेटमेंट बताऊंगा, फिर ग्राफिकली इसका इलस्ट्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये है 4 वर्जन, जिसमें आज पहला वर्जन होगा। सबका अपना अपना है, लेकिन ये माइन जो आपका यही है। ये सब एक कह सकते हो सब थ्योरम है, सब पार्ट है, कोलाररी है, ठीक है। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अब हम लोगों का एजम्पशन पे आते हैं। एजम्पशन देखो बताते हैं हम, एजम्पशन एक एक का एक्सप्लेनेशन कर देंगे। एजम्पशन जानना बहुत ज़रूरी है थ्योरी या थ्योरम का स्टेटमेंट जानने से। अब हम लोग क्या करते थे कि जब नोट्स बनाते थे, ये क्यों लिखा हुआ है 2/2 का मॉडल, हम लोग जानते थे लेबर 2 कैपिटल है, एक एक चीज़ का वो ट्रेड बैलेंस होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, वो सारा जब हम ग्राफिकली इलस्ट्रेट करेंगे तो वहाँ क्लियर होगा, ठीक है। अब इसका एजम्पशन है वो बहुत ही पहला एजम्पशन, ये क्या है, 2/2 का मॉडल है, 2/2 का मॉडल है। कहने का मतलब है 2 कॉमोडिटी एक्स एंड वाई, 2 नेशन 1 नेशन 2 एंड 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एल एंड के, ठीक है। दो एक ऐसा थ्योरी है जिसमें 2 नेशन है। पहला बार वो सब था क्या भाई 2/2 का, यहाँ 2/2 का है, यानी 2 नेशन, 2 कॉमोडिटी, 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, लेबर और कैपिटल। और दूसरा जो एजम्पशन है, बहुत जो नेशन है वो सेम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, सेम टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब वहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, टेक्नोलॉजी है वो सेम है, प्रोडक्शन का तरीका, ठीक है। अगर ये है कि अगर मशीन से हो रहा है तो दोनों का मशीन की जो क्वालिटी है, लेवल सेम है, ठीक है। तीसरी बात, कॉमोडिटी एक्स को, ठीक है, कॉमोडिटी एक्स को लेबर इंटेंसिव माना गया है, लेबर इंटेंसिव, मतलब इसके प्रोडक्शन में रिलेटिवली ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है। और इसको जो कॉमोडिटी वाई को, कॉमोडिटी को भी क्लासिफिकेशन किया गया है, एक्स एंड वाई हम इस्तेमाल करेंगे। वाई को कैपिटल इंटेंसिव माना गया, कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। अब कैपिटल इंटेंसिव में तो मतलब जिसमें रिलेटिवली कैपिटल की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ऐसा कॉमोडिटी है प्रोडक्शन में, ठीक है। चौथा एजम्पशन है, ये यहाँ पर दोनों जो माने कॉमोडिटी का प्रोडक्शन जो होता है अंडर द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। एक बात याद रखिएगा कि दोनों देश में जो एक्स एंड वाई है, एक्स कैपिटल इंटेंसिव है और वाई एक्स लेबर इंटेंसिव है और वाई कैपिटल इंटेंसिव है, दोनों नेशन में, याद रखिएगा ये चीज़। और यहाँ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, आप जानते हैं कि अगर किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अगर जिस अनुपात में, जिस प्रोपोर्शन में बढ़ाएंगे, उसी प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन भी मिलेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे एल और के को हम 10% बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये 10% हमारा यहाँ भी वृद्धि होगा, इस दोनों को बढ़ाएंगे, ठीक है। ये उसी प्रोपोर्शन में हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, मतलब उत्पादन भी बढ़ेगा, जैसा कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखे हैं। उसके बाद है देयर इज ए इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इन बोथ नेशन। अभी भी यहाँ पर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। इसका कहने का मतलब बहुत ही साफ सुथरा है कि दोनों बिफोर प्री ट्रेड सिचुएशन, जिसको ओटाकी कहते हैं, ओटाकी एक ऐसा होता है सेल्फ डिपेंडेंस या सेल्फ रिलियंट जो इंडस्ट्री मतलब कंट्री होता है, उसको कोई ट्रेड रिलेशनशिप नहीं रखना होता है। तो उस स्थिति में इनकम्प्लीट है, कुछ ये दोनों प्रोडक्ट कर रहा है भाई, एक्स एंड वाई, ठीक है, दोनों में दोनों प्रोडक्ट्स कर रहा है। ये तो नेशन वन है, अगर मतलब जो कंट्री है, जैसे लेबर रिच कंट्री है नेशन वन, तो एक्स का ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, वाई को कम कर रहा है, इन कोई संबंध नहीं, तो उसको करना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है।
और टेस्ट आर इक्वल। तो देखो यहाँ टेस्ट जो इक्वल होगा इसका मीनिंग है इक्वल टेस्ट है बोथ नेशन में, यानी यहाँ इंडिफरेंस मैप होगा दोनों के लिए कॉमन होगा। ठीक है, कॉमन होगा। टेस्ट अगर सेम है तो कॉमन होगा। टेस्ट मतलब रुचि, जो भी प्रोडक्ट है। ठीक है, देयर इज ए परफेक्ट कंपटीशन इन कॉमोडिटी एंड फैक्टर मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन जो इमेजनरी कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, सबसे जो आइडियल मतलब कंसेप्ट है, सबसे बढ़िया सुप्रीम जो कहा जा सकता है इकोनॉमिक्स में, वहीं से हम वही स्तर को प्राप्त करने के चाहते हैं। लेकिन ये इमेजिनरी होता है, रियल वर्ल्ड में इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। यहाँ पर दोनों फैक्टर मार्केट, फैक्टर यानी प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर, और कॉमोडिटी मार्केट कहते हैं। तो वस्तुओं में भी दोनों कंट्री में जो भी वस्तु बन रहा है तो दोनों में सिमिलरिटी आइडेंटिकल है, जैसा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं। ठीक है, देयर इज ए फैक्टर मोबिलिटी। तो देखो फैक्टर का जो मोबिलिटी होगा लेबर का, ठीक है, फैक्टर मोबिलिटी तो विद इन द नेशन संभव है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में ये शामिल नहीं है। मतलब ये माने इसमें मान लिया गया है कि फैक्टर का जो मोबिलिटी होगा वो विद इन द नेशन होगा, फ्रॉम इंडस्ट्री टू वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री इन द सेम कंट्री। लेकिन इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज माने नहीं माना गया। ठीक है, माने नो इंटरनेशनल फैक्टर मोबिलिटी को मापा गया, माने कहा गया। मतलब एक देश से दूसरे देश में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं मूव करेगा, ये एजम्पशन है। इसके बिना थ्योरी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसमें ना तो कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, एक मिनट रुकिए, ना कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, कोई नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, नो टैरिफ। जब एक देश की दूसरे देश से इंटरनेशनल ट्रेड होती है तो टैरिफ लगती है, कोई टैरिफ उरिफ नहीं लगेगा। ठीक है, और ना ही कोई तरह के अदर जो ऑब्स्ट्रक्शन है फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। 10 जितना भी रिसोर्सेस है अकॉर्डिंग टू परफेक्ट कंपटीशन सारा फुली एम्प्लॉयड है, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं, सारा के हाथों में रोजगार है। ठीक है, तो फुली एम्प्लॉयड रिसोर्सेस, लेबर और कैपिटल बैठा हुआ नहीं है। अगर बैठा हुआ रहेगा तो उसका फुली एम्प्लॉयड है रिसोर्सेस। अगर बैठा हुआ रहेगा तो भाई क्या क्या है कि बेरोजगारी होगी, उसको कम दाम में भी मतलब आप रोजगार दोगे तो क्या हो जाएगा, वो तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उससे वस्तु का मार्केट में माल का जो होता है प्रोडक्ट कॉमोडिटी जो तैयार होगा उसके प्राइस में डिफरेंसेस होगा। जो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर पूरा इक्विलिब्रियम है, किसी तरह के नहीं, फुली है। इंटरनेशनल ट्रेड इज ए बैलेंस। ठीक है, बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड। तो बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड हम तब कहेंगे, बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड। तो बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड हम तब कहेंगे कि जितना कंट्री एक्स जिसका वो प्रोडक्शन में क्या कहते हैं एबंडेंट हो, मतलब एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट को, या जैसे लेबर रिच कंट्री इंडिया है, अगर हम मैंने लेबर इंटेंसिव कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, वो बिल्कुल इक्वल होगा जितना कंट्री जो अमेरिका जैसे कैपिटल रिच कंट्री है तो कैपिटल रिच है उतना ही वो एक्सपोर्ट करेगा लेबर इंटेंसिव। यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जितना मात्रा करेंगे, मान लो 10% मैंने 10 यूनिट हम कोई चीज़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उतना टोटल माल वो चला जाएगा इंपोर्ट अदर कंट्री के द्वारा। माने क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 11 गो मैंने देर आर 11 इसका आप एजम्पशन है। क्या पूछ रहे हैं तो बोलिए। अरे तो भैया जब देखिए ये दोनों जब मतलब ये कंप्लीट ना तो एक्स के मैंने जैसे लेबर रिच कंट्री जैसे इंडिया है, पहले पूरा थ्योरी आप पढ़े ही नहीं है, तो इंडिया है, इंडिया लेबर रिच कंट्री है, लेकिन वो कैपिटल वाई में भी मतलब कमोडिटी वाई को का भी प्रोडक्शन में वो लगा रहा है अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब किसी चीज़ के प्रोडक्शन में वो एक्सपर्ट नहीं है। कैसे एक आदमी है, पहले कैसे होता था कि एक माने MBBS डॉक्टर कैसे होता है, वो सब चीज़ का सर से पाँव का इलाज कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई भी पेशेंट आ रहा है, अगर वही उस शहर में अगर उपलब्ध हो जाए फिजिशियन माने सर्जन हो जाए या स्पेशलाइजेशन डायबिटीज़ का सब चीज़ का, तो क्यों जाएगा उसके पास सर्जन के पास, वो रेफ़र कर देगा। अब इसको इस तरह कहते हैं कि जब कंट्री में मेरे पास कुछ है ही नहीं है तो दोनों कॉमोडिटी का हम कर रहे हैं, लेकिन किसी में मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है कि हम एक में स्पेशलाइजेशन करके, जैसा कि कंपैरेटिव थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल कंट्री एक्स
अगर स्पेशलाइजेशन कर देता है कमोडिटी एक्स में या कुछ कोई भी चीज़ में, क्लॉथ में, तो और दूसरा जो कमोडिटी हम दूसरा देश से इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा खर्च कम पड़ेगा। जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अब उसका ग्राफ से हमको एक टेबल है वो आप देख लीजिएगा। तो इसलिए कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं है, मतलब दोनों कमोडिटी। हाँ, क्लियर हो गया? अब परफेक्ट कंपटीशन भाई लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, अब बाद में बताएंगे। उसमें क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, ज़्यादा नंबर ऑफ जितना बायर और सप्लायर होते हैं, पहले म्यूट कीजिए, बहुत ज़्यादा होता है परफेक्ट कंपटीशन में, बायर और सेलर दोनों होते हैं, तो पेपर 1 में भी पढ़ाए हैं। यहाँ आइडेंटिकल कमोडिटी होता है, कोई भी व्यक्ति इसके प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, फ्री एग्जिट एंड एंट्री होता है। परफेक्ट कंपटीशन एक आइडेंटिकल कंसेप्ट है, जैसा कि जानते हैं कोई भी व्यक्ति रियल लाइफ में 2 व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता, मतलब परफेक्ट कंपटीशन ऐसा कंपटीशन है कि सबका आइडेंटिकल लेवल क्वालिटी है, एबिलिटी है, सब अगर परीक्षा दिया तो सब IAS बन सकता है, ऐसा हो सकता है, तो उसको कहते हैं, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में संभव नहीं है। नाउ इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट। अब इसका स्टेटमेंट क्या है बताते हैं। एक नेशन एक्सपोर्ट करेगा, याद रखना, हम नेशन 1 पर कहते हैं, नेशन 1 चाहते हैं, एक कोई भी नेशन, इसका स्टेटमेंट समझने की कोशिश करना। एक नेशन है वो एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, कमोडिटी। कौन सा कमोडिटी करेगा बताते हैं। हुज प्रोडक्शन रिक्वायर इंटेंसिव यूज ऑफ रिलेटिवली अबेंडेंट एंड चीप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब एक कंट्री वो एक्सपोर्ट उस गुड्स का करेगा, उस कमोडिटी का जिसका प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है उस कंट्री का रिलेटिवली अबेंडेंट, जिसकी प्रचुर मात्रा में उसकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है और वो सस्ता है। और इंपोर्ट वो हमेशा वो कमोडिटी करेगा जिसका प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट होगा, क्या, स्केयर, रिलेटिवली स्केयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चीप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब है कि जो लेबर रिच कंट्री है वो हमेशा लेबर इंटेंसिव कमोडिटी का एक्सपोर्ट करेगा और इंपोर्ट करेगा कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी का। और जो कंट्री कैपिटल रिच है वो हमेशा कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी को एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मैंने कमोडिटी का। अब यहाँ पर 2 देश हैं, हम इंडिया और अमेरिका का लेते हैं या जापान का लेते हैं, अमेरिका का नहीं लेंगे, ठीक है, जापान का लेते हैं। इंडिया क्या है, लेबर रिच कंट्री है, तो इसका एक्सपोर्ट का पैटर्न होगा, ये हमेशा पैटर्न ऑफ ट्रेड होगा इसका, ये हमेशा लेबर इंटेंसिव कमोडिटी का एक्सपोर्ट करेगा और बदले में वो लेना इंपोर्ट जो करेगा वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी का। जापान क्या है, ये कैपिटल रिच कंट्री है, ये हमेशा, ठीक है, कैपिटल रिच कमोडिटी का एक्सपोर्ट करेगा और इंपोर्ट करेगा लेबर इंटेंसिव कमोडिटी का, ठीक है, यही इसका स्टेटमेंट है। अब इसका हम इलस्ट्रेशन करेंगे। पहले प्री ट्रेड जो पोजीशन होता है जिसको ओटाकी कहते हैं, ठीक है, उसको हम ग्राफ बनाता है। अब इसका इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं ग्राफिकली। अब ग्राफिकली इसको करेंगे तो 2 सिचुएशन में करेंगे। केस नंबर 1, जब कंट्री किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड में प्री ट्रेड आप कह सकते हो सिचुएशन, या ओटाकी। ओटाकी का मतलब होता है उसका मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट है किसी दूसरे कंट्री की, इस तरह ओटाकी। आर को साइलेंट किया जाता है आजकल तो ठीक है। नो ट्रेड सिचुएशन, प्री ट्रेड सिचुएशन इसको कहते हैं, प्री ट्रेड सिचुएशन, ठीक है। अब आते हैं इसका एक ग्राफ खींचते हैं। एक्स वाई एक्सिस है, 0, 20, 40, 60, 80, 20, 40, 60,
80, 100, ठीक है। अब इधर भी खींचते हैं, 2, 3, ठीक है। अब यहाँ पर पहले ग्राफ को खींच लेते हैं, तब आपको समझने में और आसानी होगी। ये जो खींच रहे हैं ये नेशन 1 का, नहीं सॉरी, नेशन 2 का प्रोडक्शन फ्रंटियर है, जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं, और इसका तीसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, जो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में BA लेवल में पढ़ते हैं या तो इंटर में भी पढ़ते हैं। ये नेशन 1 का प्रोडक्शन माने पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम प्रोडक्शन फ्रंटियर भी कहते हैं, नेशन 1 का। अब ये दोनों का अंतर क्या है कि जो हम नेशन 1 का जो प्रोडक्शन जो फ्रंटियर है वो एक्स एक्सिस के तरफ अस्क्यूड है, मतलब इधर झुका हुआ है। इससे ये साबित होता है, ये बता रहा है कि जो नेशन 1 है वो क्या है, लेबर रिच कंट्री है। यहाँ पर लेबर अबंडेंट है, बहुत प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। सिमिलरली नेशन 2 का जो प्रोडक्शन फ्रंटियर है या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो अस्क्यूब्ड है, वाई एक्सिस का जो इंडिकेट कर रहा है कंट्री जो नेशन 2 है वो कैपिटल रिच कंट्री है, पहली बात। दूसरा बात, आपको ये मालूम है, पहले हम ग्राफ को खींच लेते तो और आसानी से आप समझ जाओगे। इंडिफरेंस कर्व IC1 IC2 आप किसी भी नाम दे दीजिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ए डैश, हाँ, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज़ तो हम लोगों ने समझ लिया, ये हमारा, और ये जब क्या है, ओटाकी की स्थिति है प्री ट्रेड सिचुएशन में, ठीक है। तो इसके बाद आता है नेशन का इक्वल टेस्ट है, जिसके कारण इंडिफरेंस कर्व दोनों के लिए कॉमन है। एक को माने मतलब प्रोडक्शन फ्रंटियर फॉर नेशन 2 को A डैश पर काट रहा है, प्रोडक्शन फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर नेशन 1 को वो A पॉइंट पर काट रहा है, ठीक है। A पॉइंट पर काट रहा है, जो मतलब इंडिकेट कर रहा है या डिस्क्राइबिंग कर रहा है इक्विलिब्रियम सिचुएशन ऑफ कंट्री 1, नेशन 1 एंड 2 फ्री माने ट्रेड सिचुएशन के पहले, अभी ट्रेड में प्री ट्रेड सिचुएशन या इन अब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो यहाँ का कॉमन इंडिफरेंस कर्व है, कॉमन इंडिफरेंस कर्व किस लिए है, क्योंकि दोनों कंट्री के लोगों का जो टेस्ट है सिमिलर है, इक्वल है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ, जो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन फॉर नेशन 1 दिखा रहा है, और ये इक्विलिब्रियम A डैश जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन दिखा रहा है नेशन 2 का इन अब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये इतना y का करेगा, इतना x का करेगा, उसी तरह ये इतना x का करेगा, इतना y का करेगा। ये प्री ट्रेड सिचुएशन है। और एक चीज़ इसमें बहुत ही क्लियर है कि जो कंट्री हमारा नेशन 1 है उसका कंपैरेटिव एडवांटेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी x का, और जो कंट्री y है उसको किस चीज़ के प्रोडक्शन मतलब उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी y का, ठीक है। ये क्लियर है कि जो नेशन 2 है वो कैपिटल रिच है, नेशन 1 है लेबर रिच है। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर होने के बाद एक चीज़ और भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्री ट्रेड सिचुएशन में एक चीज़ नोटिस करना है आप पॉइंट, वो IC1 में दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में है बिफोर ट्रेड या इन अब्सेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन जैसे ये दोनों इंटरनेशनल ट्रेड टेक प्लेस होता है इन दोनों कंट्री के बीच में, तो वो हाइयर इंडिफरेंस कर्व में मूव करता है, जिसके लिए एक अलग ग्राफ मैं खींचने जा रहा हूँ और दोनों का डिफरेंसेस आपको पता चल जाएगा। तो एक ग्राफ खींचते हैं, सिमिलर होगा सारा कुछ, थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा, तो इसको मिटा देते हैं।
ये प्री ट्रेड सिचुएशन है, आप इसको बनाओ या नहीं बनाओ लेकिन बनाना जरूर ताकि देखें दोनों। अब हम जो सिचुएशन आ रहा है, अब स्टेट होगा पोस्ट ट्रेड सिचुएशन, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के पास किस तरह का सिचुएशन होगा, इंटरनेशनल ट्रेड। अब जितना एजम्पशन हम लोगों ने देखा पोस्ट ट्रेड सिचुएशन, ये केस 2 है। जितना तरह के हम लोगों ने अभी तक क्या देखा था वो एजम्पशन, अब वो सारा चीज़ हम लोग वहाँ सेटिस्फाई करते हुए समझेंगे इसको। थोड़ा खींच लेते हैं ग्राफ। प्रोडक्शन फ्रंटियर उंटियर तो समझ में आ ही गया आपको। नेशन 1 और इसको नेशन 2। अब इसके बारे में क्यों स्क्रूड है ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद बी डैश बी ठीक है, थोड़ा सा तिरछा। एक यहाँ से ये लकीर किए गए पी बी, इसका अलग मीनिंग होगा, अभी मत बताएंगे। पी बी मतलब होता है रिलेटिवली प्राइस लाइन होता है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा ग्राफ ठीक नहीं बना, रुको एक सेकंड। थोड़ा ग्राफ ठीक नहीं बना, इसको कह रहे हैं। ये लाइन खींचिएगा, यही बन जाएगा पी बी रिलेटिवली प्राइस लाइन पी बी, ठीक है। एक अब ये जो इंडिफरेंस कर्व हमने IC2 पर आ गया आफ्टर ट्रेड के बाद, ठीक है। एक यहाँ पॉइंट होगा E = E। पहले ग्राफ को खींच लेते हैं, उसके बाद सुविधा होगा हमको एक्सप्लेन करने में। सी लगभग तैयार हो गया ग्राफ। अब बिट ट्रेड में, ट्रेड के साथ पोस्ट ट्रेड सिचुएशन में जो हमने को पता चल चुका है, नेशन 1 है वो क्या है, क्या लेबर रिच कंट्री है, वो ऑलवेज उसको चाहिए स्पेशलाइजेशन करने के लिए किस कमोडिटी के प्रोडक्शन में, एक्स का। और जो कंट्री वाई है वो कैपिटल रिच कंट्री है, उसको हमेशा कौन सा कमोडिटी का प्रोडक्शन करना चाहिए, उस कमोडिटी का प्रोडक्शन करना चाहिए। कौन सा कमोडिटी का, कैपिटल रिच मैंने कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी का प्रोडक्शन करना चाहिए। अब इस हिसाब से दोनों स्पेशलाइजेशन करता है, मतलब नेशन 1 को स्पेशलाइजेशन करना है एक्स के प्रोडक्शन में और नेशन वाई को स्पेशलाइजेशन करना है कमोडिटी वाई के प्रोडक्शन में। और उस पॉइंट तक करना है कि स्पेशलाइजेशन जो प्रोसेस है वो जारी रहता है तब तक जब तक नेशन 1 बी पॉइंट पर नहीं पहुंचता और नेशन 2 बी डैश पॉइंट पर नहीं पहुंचता है, ठीक है। जहां पर इन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन कर्व टेंजेंट कर रहा है कॉमन रिलेटिव प्राइस लाइन से, जो इसी को कहते हैं, जो खींचा गया यहाँ से पीबी, ये कॉमन रिलेटिवली प्राइस लाइन किससे कर रहा है, दोनों नेशन के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के, और नेशन 1 का बी पॉइंट पर और नेशन 2 का बी डैश पॉइंट पर कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद होती है कि नेशन 1 एक्सपोर्ट करेगा कमोडिटी एक्स, नेशन 1 पर फोकस करो, नेशन 1 एक्सपोर्ट करेगा कमोडिटी एक्स इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी वाई,
क्योंकि ट्रेड कर रहा है तो वाई भी चाहेगा। और कंज्यूम करेगा एट द पॉइंट ऑफ ई, यहाँ तक कंज्यूम करेगा, मतलब इतना तक कंज्यूम करेगा, ठीक है, कंज्यूम करेगा पॉइंट ई में, ठीक है, ऑन द इंडिफरेंस जो कर्व है IC2 पर। उसी तरह नेशन 2 एक्सपोर्ट करेगा कमोडिटी वाई टू द पॉइंट ई डैश, ठीक है, मैंने सॉरी नेशन जो 2 होगा वो एक्सपोर्ट करेगा, जैसे इसमें किया, एक्सपोर्ट करेगा कमोडिटी वाई इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी एक्स एंड कंज्यूम एट द पॉइंट ऑफ ई डैश। दोनों ई और ई डैश पॉइंट बराबर है। तो यहाँ पर देखना कि नेशन 1 का जो एक्सपोर्ट है इतना बराबर, उतना ही इक्वल है नेशन 2 का इंपोर्ट फॉर कमोडिटी एक्स, और कमोडिटी वाई का जितना एक्सपोर्ट जो नेशन 2 करता है उतना ही बराबर है कंट्री एक्स के इंपोर्ट के बराबर में। आप देख सकते हो यहाँ पर सी बी इक्वल टू कमोडिटी एक्स के लिए, देखो ये एक्स को माप रही है, तो सी बी इक्वल टू ये यहाँ सी डैश है, ठीक है, सी डैश ई डैश सी बी, ये दो बराबर। उसी तरह सी डैश बी डैश कमोडिटी वाई के लिए सी डैश बी डैश इक्वल टू वर्टिकली वाई है तो इतना ये ले रहा है सी ई, ठीक है। पहली बात समझ में आ गया, जितना ये वो ट्रेड इन बैलेंस, जितना एक्सपोर्ट होगा कमोडिटी वाई का उतना ही इंपोर्ट होगा दूसरा नेशन के द्वारा, जितना दूसरा नेशन के द्वारा एक्सपोर्ट होगा उतना ही अनदर नेशन के द्वारा इंपोर्ट होगा। तो क्लियर हो गया ये। दूसरी बात इसमें है कि ऐसा भी हो सकता है कि रिलेटिव प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई, ठीक है, ग्रेटर देन पीवी, यानी कॉमन रिलेटिव प्राइस से ज़्यादा हो। तो देखो यहाँ रिलेटिव प्राइस है, यानी प्राइस ऑफ एक्स का ज़्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू वाई से। आप देखो एक्स का प्राइस अगर 2 रुपया में 2 रुपया है और वाई का 1 है, तो मतलब क्या महंगा है, इसका प्राइस 2 होगा इसका वैल्यू। अब ये मान लो वाई का ज़्यादा होगा तो रिलेटिव प्राइस कम होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये रखना कि जो नेशन 1 है, जब ऐसा होगा कि रिलेटिव प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है, एक्स का, तो नेशन 1 जो एक्सपोर्ट करेगा मोर ऑफ कमोडिटी एक्स किसके, एज कंपेयर टू नेशन 2 वांट टू इंपोर्ट, जितना कमोडिटी एक्स इंपोर्ट करना चाहता, क्योंकि महंगा है, ज़्यादा प्रॉफिट मोटिव से करेगा, उससे कम मात्रा में वो इंपोर्ट करेगा। यहाँ पर क्या हो गया, ओवर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, एस इज द ग्रेटर देन डी। तो क्या होता है उस स्थिति में, प्राइस फॉल होता है, सप्लाई ज़्यादा होगा प्राइस फॉल होगा, और वो टेंडेंसी होता है पीवी के बराबर आ जाता है। एक दूसरा सिचुएशन भी हम लोग सोचते हैं, रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्स जो है वो लेस देन कॉमन रिलेटिव प्राइस होगा। इस स्थिति में क्या होगा कि नेशन जो प्राइस कम है तो नेशन 1 कम मात्रा में एक्सपोर्ट करेगा एज कंपेयर टू नेशन 2 जितना मात्रा में इंपोर्ट करना चाहता है। तो इस स्थिति में क्या हो गया, डिमांड इज द ग्रेटर देन सप्लाई, और जब भी है तो ये पुशअप करता है प्राइस को, और ये पुशअप इतना करेगा कि दोनों केसेस में रिलेटिव प्राइस इक्वल टू कॉमन रिलेटिव प्राइस के बराबर ला देगा, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पर इसको ले जाएगा। तो यही था मतलब मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सन ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब यहाँ ट्रेड बैलेंस वगैरह सब हमको समझ में आ गया कि ट्रेड बैलेंस क्या है, सारा एजम्पशन, कोई भी एजम्पशन यहाँ पर सब फुलफिल हो रहा है। जहाँ तक 2 फैक्टर 2 इंटू सारा है, 2 नेशन, 2 कमोडिटी, 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, सारा चीज़ हो गया। परफेक्ट कंपटीशन है, दोनों में उटाटकी होने पे ट्रेड बैलेंस है, सारा चीज़ जितना चीज़ मैंने किया था, इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन था बिफोर ट्रेड सिचुएशन, आफ्टर पोस्ट ट्रेड सिचुएशन, दोनों नेशन स्पेशलाइजेशन को अचीव किया इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई, जैसा वो कैपिटल रिच था या लेबर रिच था। तो ये एक कंप्लीट थ्योरी था, एक्सन ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फर्स्ट वर्जन, और वो छोटा छोटा वर्जन और भी है इसमें, ठीक है। तो समझ में आएगी। हाँ, क्या बोले? ओके ओके, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।